बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर लेके हाजिर हुआ हूं। कराची में फ़ौज तलब कर ली गई है और ये फ़ौज सूबाई हुकूमत ने नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत ने तलब की है और बाकायदा तौर पे NDMA की डिज़ायर पर कराची में फ़ौज जो है वो भेजी जा रही है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने बाकायदा अप्रूवल भी दे दी है। ये अप्रूवल जो है एक समरी के ज़रिए सर्कुलेट करके वफाकी वज़रा के उस पर दस्तखत लिए गए हैं और उसके बाद फ़ौज जो है वो यकीनन आज से वहाँ कराची में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर देगी। और ये फ़ौज जो तलब की गई है कराची में, ये ज़िला इंतज़ामिया और लोकल गवर्नमेंट उसकी मुआवनत करेगी फ़ौज। और यकीनन कराची में जो बारिश की सूरत हाल है, पानी खड़ा है, वहाँ पे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं, करंट लगने से कई कीमती जानें चली गई, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ वहाँ गंदगी गलाजत बहुत है, ताफुन फैला हुआ है और यकीनन लोगों के बीमार होने के भी खदशात हैं। और ऐसी कई वजूहत है जिसकी बिना पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके रफ़का ने मुशावरत की और कराची में फ़ौज तलब कर ली गई है। आज एक समरी जो भेजी गई काबीना में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से काबीना को समरी का टाइटल दिया गया और डिप्लॉयमेंट ऑफ पाक आर्मी, ये रूल 17(1)(b) ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस, उसके तहत वफाकी हुकूमत ने फ़ौज तलब की है। ये फैसला कब हुआ? गुज़श्ता रोज़ जब गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने आए और वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ वहाँ पे उनसे मामला डिस्कस किए, ख़ास तौर पे पानी वहाँ जो खड़ा है, बारिश में डूबा कराची और मसाइल में गिरा कराची, उसकी बात की वज़ीर आज़म ने और गवर्नर ने उस पर मुशावरत की। यकीनन कई ऑप्शन थे, एक तो गवर्नर राज का ऑप्शन होता है लेकिन ये सूरत हाल नहीं है। दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट होती है, फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है, वो भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ दीगर कई ऑप्शन और भी थे कि वफाक किस तरह इंटरफेयर कर सकता है 149A के तहत, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं था। तो एक NDMA ऐसा इदारा है जिसको नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने बहुत काम किया कोरोना की वबाई सूरत हाल में भी, और अभी NDMA जिसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल हैं, उनको वज़ीर आज़म की तरफ से हिदायत की गई कि फौरी कराची पहुँचे और कराची जाके कराची वालों की मदद करें। ये फैसला क्यों हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि कराची को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और कराची वालों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। कराची की जो सूरत हाल है, यकीनन जो सियासी गवर्नमेंट है वहाँ की, उसके लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि वहाँ पे हैंडलिंग नहीं हो रही, मैनेजमेंट नहीं हो रही सही तरह से। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कराची के नाले साफ नहीं हुए थे। इससे पहले तो अली जैदी ने दिन रात एक करके वफाकी हुकूमत की मदद से और कुछ सूबाई गवर्नमेंट, कुछ लोकल गवर्नमेंट मामला सेट हो गए, लेकिन अभी मामला बहुत ही वहाँ पे हालात ख़राब थे। यकीनन एक बारिश और आए तो कराची का और बुरा हाल हो जाए, जिसकी वजह से आम शहरी बहुत ही परेशान और मुश्किलात में घिरे हुए हैं। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध ने मुशावरत की और आर्मी की मदद हासिल कर ली गई है। और अब आर्मी वहाँ उतनी देर तक रहेगी जब तक वहाँ के मामला बेहतर नहीं होते। ख़ास तौर पे वहाँ पे जो नुकसान पहुँचा है, वहाँ पे जो बारिश का पानी खड़ा है, अब ये फ़ौज की मदद से उसको साफ़ किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि आज का बड़ी हैरानकुन खबर है कि कौमी असम्बली ने आज 2 बड़े बिल जो हैं वो पास कर दिए हैं FATF के हवाले से। चूँकि इससे पहले मुशावरत जारी थी अपोजिशन की और हुकूमत की, डेडलॉक हुआ। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने भी ब्रीफिंग दी और ये कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया था। इससे पहले तो जॉइंट सेशन था, लेकिन फिर कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग बिल आया। रात गए, मुज़ाकरात होते रहे और रात गए, शहबाज शरीफ भी मान गए, शाहिद खाकान अब्बासी भी मान गए, बिलावल भुट्टो भी मान गए और नहीं माने तो मौलाना फजलुर रहमान। उसके बाद आज उनकी मुखालफत भी आई है। ये 2 बिल हैं, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और साथ ही सलामती कौंसल तरमीमी बिल 2020। ये FATF के हवाले से बहुत ही ज़रूरी थे। आज हमारी जब बात हुई, हमाद अजहर जो कि इसको देख रहे हैं
FATF के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर चूँकि ग्रे लिस्ट है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों के खतरात मंडला रहे हैं और ऐसी सूरत में अपोजिशन का हुकूमत के साथ आना और आमादगी का इजहार करना यकीनन ये खुशाइंद है। और इस हवाले से 6 अगस्त को एक इजलास भी बुलाया है, जॉइंट सेशन जो है वो बुला रखा है और उसमें मज़ीद जो है इसमें पेशरफ्त होगी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल जो है वो उस पर पास किया जाएगा। और 14 अगस्त से पहले पहले हुकूमत की कोशिश है कि इसके हवाले से जितने भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो दूर की जाएँ और ऐसे बिल लाए जाएँ ताकि दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो फाइनेंशियल जो माली मामलत है वो भी रास्ते बंद किए जाएँ। और पाकिस्तान की स्टेट जो है अब ये चूँकि बहुत ही खुद मुख्तार और एक ऐसी स्टेट बनकर सामने आ रही है जो दहशत गर्दी के खिलाफ पहले तो जंग लड़ रही थी, अपना नुकसान कर रही थी, अब उन आलमी पाबंदियों से बचने के लिए दीगर बड़े इकदाम भी उसको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। सिर्फ इसको लीगल प्रोटेक्शन, अमली तौर पर तो पाकिस्तान पहले ही से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक हिस्सा भी ले रहा है, अपना नुकसान कर बैठा है और यकीनन एक पूरी दुनिया के सामने खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान का नुमाया होगा। इसके साथ साथ और भी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये वाजे कर दिया है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि हमें जब हम कानून साजी करते हैं और अपोजिशन जो है ये अपने मुफाद की खातिर उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, नैब से जान छुड़ाने के लिए ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है और सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है कौमी असम्बली में, जैसा कि कल भी हुआ, गुज़श्ता रोज़ भी हुआ, उससे पहले भी हुआ और ख़ास तौर पे जब ये दोनों बिल पास हो रहे थे तो उस वक्त भी खासा रद्द-ए-अमल सामने आया, बोलने नहीं दिया गया, ना शाह महमूद कुरैशी को इधर से मौलाना असद को भी नहीं बोलने दिया गया। और इसके साथ साथ चूँकि अब ये बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हुकूमत आगे जा रही है और यकीनन उस तरफ फौज डिप्लॉयमेंट हो गई, सितंबर से पहले FATF के हवाले से मामला क्लियर हो जाएंगे और बेहतरी आएगी। और भी काबीना के अरकान के घेरा तंग हो रहा है, ये भी मैं खबर दे रहा हूँ आपको। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? लोग बात करते हैं कि जो ज़फ़र मिर्ज़ा है उसको शायद बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं, यकीनन उनके कुछ स्कैंडल्स ऐसे हैं जो इल्ज़ामात हैं, अभी उसकी तहकीकात होना बाकी है। ज़फ़र मिर्ज़ा को क्यों हटाया गया, मैं ये ज़रूर हक़ाइक़ बताऊंगा कि ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब इंडिया से इंपोर्ट की गई 429 दवाइयों के हवाले से मामला काबीना के सामने रखे गए, ज़फ़र मिर्ज़ा ने लाइलमी का इजहार किया, तो फिर इसमें दूसरी मिनिस्ट्री कौन थी वजारत कामर्स, उसके सरबराह कौन है, इंचार्ज मिनिस्टर हैं या फिर मशीर हैं उसके अब्दुर्रज़ाक दाऊद। तो यकीनन सीधा सीधा अब्दुर्रज़ाक दाऊद की तरफ बात जा रही है, क्योंकि इंडिया से जो 429 अद्वियात आई हैं ये सिर्फ 429 नहीं है बल्कि कई 429 होंगी। इसमें सैकड़ों अद्वियात हैं जिसमें सिर्फ अद्वियात नहीं बल्कि शैम्पू, हर्बल मेडिसिन, क्रीमें, फेस वॉश और ऐसी कई अद्वियात मार्केट में मौजूद है जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को 27 अरब रुपये का नुकसान पहुंचा और ये तहकीकात इसकी 4 माह से चल रही हैं। इसके साथ साथ चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात पे हुक्म दिया था, मास्क की जो यहाँ से एक्सपोर्ट थी उसकी इजाज़त दी गई और फिर महंगे मास्क ख़रीदे भी गए और इस तरह के मामला जब अदालतों में आए और ख़ास तौर पे अदालत ने तो ये कहा था कि हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि इसको हम हटाना चाहें तो फौरी हटा दें, लेकिन हुकूमत इसको फौरी हटा देकर नहीं तो ज़फ़र मिर्ज़ा को सुप्रीम कोर्ट भी हटा सकती है। ये अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल को जब ये समाअत हुई थी उसके बाद भी हुकूमत को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अद्वियात के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाए थे ज़फ़र मिर्ज़ा को ताकि अद्वियात की कीमतें कम हो सकें और ये WHO के मुलाजिम थे और कई ऐसे शाहिद मिले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं यकीनन जिसकी तहकीकात अभी मज़ीद हो रही है, जिसके बाद फौरी तौर पर इन्हें हटाया गया, इन्हें कहा गया कि रिज़ाइन दें। अगरचे ये खबर ओल्ड है लेकिन इसमें नई बात ये है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़फ़र मिर्ज़ा के ऊपर एक और इल्ज़ाम था कि जब ये हॉस्पिटल यहाँ पे डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कोरोना के हवाले से बन रहे थे जहाँ पे लोग मरीज़ आना शुरू हो गए, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेशन भी की, ज़फ़र मिर्ज़ा उसकी मुखालफत कर रहे थे और उसमें हर्डल बन रहे थे जिसकी शिकायत बहुत ऊपर तक गई और यकीनन प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस भी लेना पड़ा। और इसके साथ साथ और ड्रैप के मामला जो उसके कंट्रोल में नहीं थे और अनकंट्रोल हो गई मेडिसिन। इन्होंने शेख अख्तर जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनकी जाली डिग्री है, कागज़ों में वो उनकी डेथ हो चुकी है,
अभी भी वो वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, सस्पेंड हैं या उनको निकाल दिया गया है, लेकिन सैलरी अभी वो पेरोल पे हैं ड्रैब के। आसिम रऊफ़ उनके बदले में आए हैं और आसिम रऊफ़ को इन्होंने कंटिन्यू किया। इसके साथ साथ 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है लोगों को अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से। प्राइम मिनिस्टर के सब्र का इम्तहान था। प्राइम मिनिस्टर ने एक लम्हा नहीं लगाया। जब कंफर्म हुआ चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कैबिनेट से रिज़ाइन करने का हुक्म दिया। इसी तरह तानिया एदरूस जो हैं उनकी एक तो मिनिस्टर से नहीं बन रही थी, उनको हर मामले में बाईपास करना। और तानिया एदरूस कैसे आई? जहांगीर खान तरीन के ज़रिए आई। जब जहांगीर खान तरीन ने एक दफ़ा हमें बुलाया, ये सितंबर 2019 की बात है कि बनी गाला हमें कॉल आई जहांगीर खान तरीन के घर से कि खान साहब मिलना चाहते हैं और एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो कि बहुत ही अहम शख्सियत हैं, ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान पहुंची हैं। जब वहाँ पहुंचे तो तानिया एदरूस वहाँ मौजूद थी। सिंगापुर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गूगल्स की पोस्ट से रिज़ाइन करके यहाँ पहुंची थी। इनकी कहानी हमें बताई गई कि प्राइम मिनिस्टर को एक ईमेल आई थी अननोन, और ईमेल प्राइम मिनिस्टर ने जहांगीर खान तरीन को भेजी और उसके बाद जहांगीर खान तरीन को कहा गया कि इनको आप ढूंढें। उन्होंने 4 माह की मेहनत के बाद तानिया एदरूस को जब लाए तो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला शुरू हो गया। तानिया एदरूस की एक ऐसी कंपनी थी जिसके डायरेक्टर्स ऐसे थे जिस पर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें भी कह दिया कि वो अगर रिज़ाइन कर दें तो बेहतर होगा। डिजिटल पाकिस्तान के लिए तो आईटी मिनिस्ट्री काम कर रही है और वो कई दिनों से वैसे भी तानिया एदरूस जो है वो आ नहीं रही थी। उनका दिल नहीं शायद लगा काम में, या फिर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकी पाकिस्तान के मामला। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा।